नमस्कार। अधिगम के चैप्टर का शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन के लिए मैं कंसेप्ट मैप आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूं। इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को अधिगम के चैप्टर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो शॉर्ट एंड क्विक यानी मिनिमम टाइम में पूरा रिवाइज करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है अधिगम से कि अधिगम का अर्थ क्या है या सीखने की परिभाषा क्या है। सीखना क्या है? सीखने की एक बहुत फेमस परिभाषा मॉर्गन एंड किंग की है कि सीखना प्राणी के व्यवहार में अनुभव और प्रशिक्षण से आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। याद रखना, जब हम व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन तीन प्रकार के आते हैं। एक परिवर्तन स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है और एक इन दोनों के बीच का होता है। जो स्थायी परिवर्तन होता है वो परिपक्वता के कारण आता है। जैसे अब मेरी आवाज ऐसी हो गई, अब मैं अगर दोबारा जन्म लूंगा तो ही मेरी आवाज में कोई परिवर्तन हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकती। कुछ व्यवहार में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो परिपक्वता के कारण यानी आनुवंशिकी के कारण हमारे अंदर आते हैं। वे स्वतः आते हैं, उनमें हमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, वे तो होते हैं स्थायी। दूसरे होते हैं जैसे कोई दवा का प्रभाव है, बेहोशी का प्रभाव है, कोई औषधि ले लिया, कोई नशा कर लिया, उसके कारण जो प्रभाव आते हैं वो नॉर्मली अस्थायी होते हैं और वो उतनी देर रहते हैं जितनी देर उस दवा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो सीखने के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वे ना तो पूरी तरह स्थायी होते हैं और ना वो पूरी तरह अस्थायी होते हैं, वो इन दोनों के बीच के होते हैं। इसीलिए सीखने को क्या कहा जाता है? प्राणी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप आते हैं। यानी कभी भी सीखना स्वाभाविक अपने आप नहीं हो सकता, उसके लिए हमें अनुभव या प्रशिक्षण की या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती ही है। सीखने की अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, हम बिना मतलब कुछ भी नहीं सीखते हैं। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया माना गया है। सीखना एक सतत प्रक्रिया, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस माना गया है। वुडवर्थ ने सीखने को विकास की प्रक्रिया का नाम दिया है। सीखना एक मनोवैज्ञानिक यानी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और सीखना तीन आयामों में होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। सीखना व्यक्त भी होता है, अव्यक्त भी होता है। सीखना एक समायोजन की प्रक्रिया है और सीखना औपचारिक भी हो सकता है और सीखना अनौपचारिक भी हो सकता है। जब हम सीखने की बात करते हैं तब सीखने की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है। सीखने के लिए तीन चीजें अति आवश्यक हैं। जैसा कि स्मिथ ने अपने सिद्धांत में कहा है कि सीखने की प्रक्रिया में तीन चीजों का होना आवश्यक है। पहला, अभिप्रेरणा। जब तक अभिप्रेरणा नहीं होगी, जब तक हमें किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा, सीखना प्रारंभ ही नहीं होता। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है आकर्षक लक्ष्य, यानी जिस चीज को पाने के लिए हम सीखने वाले हैं। और अगर आपको कोई आवश्यकता है और अगर आकर्षक लक्ष्य आपके सामने है, अगर वो लक्ष्य आपको सीधा सीधा मिल गया तब भी सीखना संभव नहीं है। तब वहां सीखने में तीसरी महत्वपूर्ण चीज आती है और वो है सीखने में आने वाली बाधा या बैरियर। तो सीखने की प्रक्रिया में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, अभिप्रेरणा यानी आवश्यकता, आकर्षक लक्ष्य और तीसरी चीज है बाधा। ये तीनों चीजें जब होती हैं तब सीखने की प्रक्रिया होती है। सीखने की प्रक्रिया को बताने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं और हर प्रकार के सिद्धांत ने अपने हिसाब से सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या की है। हमने सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न सिद्धांतों को आप लोगों की सुविधा के लिए एक साथ लेने की कोशिश की है। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले सिद्धांत हम लोग ले रहे हैं SR सिद्धांत। SR सिद्धांत जैसा कि नाम इनका कह रहा है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरीज। ये सीखने के वे सिद्धांत हैं जो हमें ये बताते हैं कि सीखना जो होता है वो किसी उद्दीपक और किसी अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। एक उद्दीपक को जब आप किसी अनुक्रिया से जोड़ देते हैं तब वो SR सिद्धांतों में आता है। SR सिद्धांतों में हम मोटे तौर पर किन सिद्धांतों को लेते हैं? इसमें हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत SR कैटेगरी में लेते हैं, पावलोव का सिद्धांत SR कैटेगरी में लेते हैं और स्किनर का सिद्धांत भी SR कैटेगरी में लेते हैं। और वाटसन का प्रयोग भी SR कैटेगरी में आता है क्योंकि वाटसन का प्रयोग जो है वो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है।
जब हम सबसे पहले बात करते हैं थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आप सब जानते हैं कि एक ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, जिसमें थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। जिसमें पहला नियम है सीखने की तैयारी का नियम या तत्परता का नियम, जो ये कहता है कि जब तक सीखने वाला और सिखाने वाला तैयार नहीं होता अधिगम नहीं होता। दूसरा जो नियम है वो कहता है अभ्यास का नियम, यानी जिन चीजों का बार बार अभ्यास किया जाता है, अभ्यास के कारण जो एस और आर के बीच में जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, वो उतना ही मजबूत हो जाता है। और तीसरा है प्रभाव, परिणाम या संतोष का नियम, जो ये कहता है कि जब किसी को एक अच्छा या उचित कोई भी चीज मिलती है, कुछ प्राप्त होता है, तब वो जो एस आर जो बंध है या जो एस आर जो कनेक्शन है वो और ज्यादा प्रबल हो जाता है। लेकिन जो अगर ऐसा कोई दंड नहीं मिलता है, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिसके कारण प्राणी दोबारा अनुक्रिया नहीं करता है, तब वो जो एस और आर के बीच में जो कनेक्शन है वो उतना प्रबल नहीं बन पाता। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा, बाहर उन्होंने खाना रखा और बिल्ली बार बार अभ्यास के द्वारा या प्रयत्न के द्वारा गलतियां करते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए और कम से कम समय में पिंजरे को खोलकर बाहर आना सीख जाती है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो संबंधवाद भी कहलाता है, साहचर्यवाद भी कहलाता है, बंध सिद्धांत भी कहलाता है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहलाता है। थॉर्नडाइक से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा सिद्धांत है वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, जिसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं या इसको साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है। स्किनर का यह मानना है कि प्राणी को जब कोई भी पुनर्बलन मिलता है, कोई भी उसने अनुक्रिया की, उसका जो परिणाम उसको मिलता है, वो परिणाम एक पुनर्बलन होता है और मिलने वाला पुनर्बलन अनुक्रिया की दर को बढ़ा देता है। वह क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट का कार्य करता है। स्किनर के अनुसार अनुक्रिया पहले होती है, उद्दीपक बाद में मिलता है, जबकि पावलोव के सिद्धांत में पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, बाद में अनुक्रिया, उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया बाद में होती है। स्किनर का जो सिद्धांत है, जो आरएस सिद्धांत भी कहलाता है या उसको टाइप आर सिद्धांत भी कहते हैं, उस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अनुक्रिया का जो परिणाम होता है, जो पुनर्बलन का काम करता है, वह उस अनुक्रिया की दर को बढ़ा देता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं। एक पुनर्बलन वैसे तो प्राथमिक और द्वितीयक होता है। प्राथमिक पुनर्बलन तो वो होता है जिसे डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे आप एक बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं, वो चॉकलेट उसके लिए प्राथमिक पुनर्बलन का काम करेगी। चूहे को भोजन की गोली या पानी प्राथमिक पुनर्बलन का काम करेगा। लेकिन जब आप एक किसी बच्चे को स्टार दे रहे हैं, बेज दे रहे हैं, 5 का सिक्का दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वह द्वितीयक पुनर्बलन का काम करेगा। यानी द्वितीयक पुनर्बलन डायरेक्ट आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, प्राथमिक आवश्यकताओं की, लेकिन उनके द्वारा हो जाती है। जैसे 5 रुपए देके बच्चा बिस्किट खरीद सकता है, तो रुपए द्वितीयक पुनर्बलन है, जबकि भोजन, चॉकलेट, टॉफी ये प्राथमिक पुनर्बलन है। स्किनर ने पुनर्बलन के 2 प्रकार और बताए हैं। एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन वह होता है जिसे पाने के लिए अनुक्रिया की दर को बढ़ाया जाता है, और नकारात्मक पुनर्बलन वह नेगेटिव चीज होती है जिससे बचने के लिए अनुक्रिया की दर को बढ़ाया जाता है। जैसे स्किनर के प्रयोग में जब लीवर दबाने से खाना मिलता है तो मिलने वाला खाना सकारात्मक पुनर्बलन का काम करता है और चूहा लीवर दबाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। लेकिन यदि वहां पे बिजली के झटके दिए जाए जो कि चूहे को पसंद नहीं है, तो बिजली के झटकों से बचने के लिए वो बार बार लीवर दबाने की अनुक्रिया को बढ़ा देता है। तो यहां बिजली के झटके नकारात्मक पुनर्बलन का काम करते हैं, जबकि मिलने वाला भोजन सकारात्मक पुनर्बलन का काम करता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में दंड के भी 2 प्रकार बताए हैं, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड का मतलब है कि वास्तव में बच्चे को कोई अप्रिय चीज प्रदान करना, जैसे बच्चे को थप्पड़ मार दिया या बच्चे की इंसल्ट कर दी, ये सकारात्मक दंड है। बच्चे का उपहास उड़ा दिया, उसका मजाक कर दिया, उसको क्लास में मुर्गा बना दिया, ये सकारात्मक दंड है। नकारात्मक दंड का मतलब है कि कोई प्रिय वस्तु से बच्चे को दूर कर दिया, जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, मां ने रिमोट छुपा दिया, तो ये नकारात्मक दंड है, जिसमें बच्चा किसी चीज को पाना चाहता है लेकिन दंड स्वरूप आप उससे बच्चे को दूर कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये नकारात्मक दंड का काम करता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में कुछ कंसेप्ट बताए हैं
जैसे अगर हम प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दें तो ये सतत पुनर्बलन या कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट कहलाता है। लेकिन अगर आप एक निश्चित संख्या में अनुक्रिया करने के बाद अगर आप उसको पुनर्बलन देते हैं तो ये कहलाता है निश्चित अनुपात अनुसूची। यानी जैसे हर 5 बार लीवर दबाने पर गोली देना, हर 10 बार लीवर दबाने पर गोली देना, 20 बार लीवर दबाने पर गोली देना, ये निश्चित अनुपात कहलाता है। इसमें अगर आप समय का फैक्टर डाल दें तो ये निश्चित अंतराल अनुसूची बन जाती है। जैसे हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, तो ये निश्चित अंतराल बन जाता है। लेकिन यदि पुनर्बलन इस प्रकार से दिया जाए कि अगला अनुमान ही ना लगा सके कि मुझे किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील अनुसूची। परिवर्तनशील अनुसूची में विलोपन सबसे कम होता है और सतत पुनर्बलन में विलोपन सबसे ज्यादा होता है। ये आप याद रखना। अब चूंकि आप लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन कर रहे हो, इसलिए मैं इनकी और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। हालांकि जो मैं वीडियोस कंटिन्यूअसली चैनल पर अपलोड कर रहा हूं उनके अंदर मैं इन एक एक सिद्धांत को बड़ी डिटेल में कवर करूंगा। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो उन वीडियोस को देखें जब आप अगली एग्जाम दें। लेकिन जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, उनके लिए ये वीडियो है जहां पे मैं कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। विलोपन का मतलब है कि सीखी गई अनुक्रिया को भूल जाना या उसका लुप्त हो जाना। ऐसा कंसेप्ट पावलोव और स्किनर दोनों के सिद्धांत में आता है। पावलोव का जो सिद्धांत है वो उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करते हुए, लार संबंधी प्रयोग करते हुए, और एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रयोग किया जिसके अंदर एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक को संबंधित किया जाता है। कोई अनुक्रिया जो पहले किसी अन्य उद्दीपक से संबंधित थी वो बाद में किसी अन्य उद्दीपक से संबंधित हो जाती है और इस प्रकार उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक का प्रतिस्थापन हो जाता है। इसलिए पावलोव का सिद्धांत जो है वो टाइप एस अनुबंधन भी कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंधन भी कहलाता है, एस आर अनुबंधन भी कहलाता है, जबकि स्किनर का सिद्धांत आर एस अनुबंधन की कैटेगरी में आ जाता है, टाइप आर की कैटेगरी में आ जाता है। पावलोव का सिद्धांत टाइप एस की कैटेगरी में आ जाता है और पावलोव के सिद्धांत को कभी कभी उद्दीपक उद्दीपक प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि जो कार्य पहले भोजन कर रहा था वही काम अब प्रयोग के बाद में घंटी करने लग जाती है। पावलोव के प्रयोग में भी विलोपन हो जाता है जब अनुबंधन होने के बाद में, जब लार कुत्ता बनाना शुरू कर देता है लेकिन घंटी बजाते हो भोजन नहीं देते हो, घंटी बजाते हो भोजन नहीं देते हो, तो कुत्ता लार बनानी बंद कर देता है, क्योंकि उसको यह लगता है कि अब ये भोजन तो दे नहीं रहे तो चलो लार बनानी बंद कर दो। उसको बोलते हैं विलोपन। पावलोव के प्रयोग में 2-3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वह उद्दीपक जिसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और वो किसी अनुक्रिया को अपने आप शुरू कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक या अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस। जैसे भोजन, वो बिना किसी ट्रेनिंग के लार उत्पन्न कर सकता है। यूसीआर यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स उस अनुक्रिया के लिए कहा जाता है जो बिना किसी ट्रेनिंग के स्वाभाविक रूप से हो रही है। जैसे भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है तो भोजन से बनने वाली लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन जब हम किसी ऐसे उद्दीपक को जोड़ देते हैं जो कुत्ते को पहले से नहीं पता, वो हमने अपनी तरफ से डाला है, उसको हम लोग कहते हैं सीएस यानी कंडीशनड स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक, यानी एक ऐसी उदासीन या एक ऐसी न्यूट्रल चीज जिसके अंदर स्वाभाविक योग्यता नहीं होती किसी अनुक्रिया को प्रारंभ करने की, लेकिन किसी दूसरे उद्दीपक के साथ जुड़ने से उसमें वो योग्यता आ जाती है। तो जो लार बनाने की योग्यता भोजन में थी वो योग्यता घंटे में इसलिए आ जाती है क्योंकि घंटी और लार को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। यहां पर पावलोव कहता है कि कई बार एक उद्दीपक के कारण जब अनुबंधन हो जाता है तो वह मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वही अनुक्रिया करने लग जाता है, जिसको उन्होंने नाम दिया उद्दीपक सामान्यीकरण या स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अगर वो दो उद्दीपकों में भेद कर रहा है और दोनों उद्दीपकों के प्रति अलग अलग अनुक्रिया करता है तो वह कहलाता है उद्दीपक विभेदन। पावलोव के प्रयोग में और स्किनर के प्रयोग में दोनों में ही जब अनुक्रिया बंद हो जाती है तब हम उसको कहते हैं विलोपन। और जब अनुक्रिया विलोपन होने के बाद अगर तुरंत कुछ ही ट्रायल में वापस आ जाती है तब हम उसको एक दूसरा वर्ड देते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी या तात्कालिक पुनः प्राप्ति। अपने आप पुनः प्राप्त हो जाता है, यानी बहुत कम ट्रायल में जानवर वापस उन व्यवहारों को करना सीख जाता है।
ये तीन सिद्धांत एसआर कैटेगरी में आते हैं। एसआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ये कहते थे कि मानसिक प्रक्रिया जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक उद्दीपक होता है, एक अनुक्रिया होती है, सीधा उद्दीपक दिया उसके साथ अनुक्रिया होगी, यानी आपस में दो चीजें जुड़ेगी, तीसरी कोई चीज नहीं है। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहा कि आंतरिक चीजें भी होती हैं, जैसे उसकी इच्छा, उसकी कोई उसकी कोई अपेक्षा होगी, कोई संज्ञानात्मक कोई ऐसी चीज, तो उसको बताने के लिए एसओआर सिद्धांत आया। एसओआर का जो फॉर्मूला था वो वुडवर्थ ने दिया था, जो ये कहते हैं कि एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया के बीच में प्राणी के अंदर कुछ ऐसे मध्यस्थ चर होते हैं जो एस और आर के बीच के कनेक्शन को प्रभावित करते हैं। इस एसओआर का फॉर्मूला जो वुडवर्थ ने दिया था, इसमें मोटे तौर पर हम 4 लोगों को लेते हैं जो नव व्यवहारवादी कहलाते हैं, जिसमें हल, गथरी, टॉलमेन और बंडूरा। हालांकि बंडूरा नव व्यवहारवादी है, लेकिन बंडूरा को संज्ञानवादी भी माना जाता है, क्योंकि बंडूरा एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसने व्यवहारवाद को संज्ञानवाद की तरफ मोड़ने की कोशिश की। इसमें जब हम हल की बात करते हैं तो हल ने चालक न्यूनता या ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, जो एक व्यवस्थित व्यवहारवाद का सिद्धांत कहलाता है। हल का यह मानना था कि अगर किसी भी प्राणी को अगर उसकी आदत शक्ति, जिसको हैबिट स्ट्रेंथ कहते हैं, और उसकी चालक शक्ति, अगर दोनों का मान ज्ञात कर लिया जाए तो उसके व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर के साथ भी वर्ड आता है और हल के साथ भी आता है। हल का सिद्धांत वैसे चालक न्यूनता का सिद्धांत कहता है, जो ये कहता है कि कोई भी आवश्यकता से जो चालक उत्पन्न होता है, जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो चालक की शक्ति में कमी आ जाती है। गथरी ने समीपता या कॉन्टिग्युइटी या एक प्रयत्न का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार गथरी ये कहता है कि सीखने के लिए बार बार प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक प्रयत्न ही काफी होता है। टोलमेन का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। टोलमेन का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक मानचित्र उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत कहलाता है, अव्यक्त अधिगम भी कहते हैं। टोलमेन और बंडूरा ये दोनों आदमी ऐसे जिन्होंने ये कहा था कि सीखने में सदैव पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है। टोलमेन का सिद्धांत जो है वो अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत यानी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहलाती है, जो कहती है कि सीखने में प्राणी की जो अपेक्षाएं होती हैं, जो प्रत्याशाएं होती हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। टोलमेन ने अपने सीखने के सिद्धांतों में 2 प्रकार का सीखना कहा है। एक तो होती है आपकी स्टिमुलस, जो आप कह सकते हैं रेस्पॉन्स लर्निंग, कि किसी उद्दीपक के प्रति हमें क्या अनुक्रिया करनी है, और दूसरा जो उनका सिद्धांत है वो है प्लेस लर्निंग यानी स्थान अधिगम। तो जो संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत जो टोलमेन ने दिया था, उसमें यही प्लेस लर्निंग काम आती है, जिसका ये मानना है कि सीखने के दौरान प्राणी अपने जो चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसके अंदर कुछ ऐसे चिन्ह ढूंढते हुए वहां का संज्ञानात्मक मानचित्र तैयार कर लेता है और उस मानचित्र के आधार पर वह सीखता है। टोलमेन वो व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि सीखने में सदैव पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है, और टोलमेन और बंडूरा इन दोनों ने ही सीखने में और सीखने के निष्पादन में अंतर की बात की थी, यानी लर्निंग जो हमने सीखा और परफॉर्मेंस जो हमने करके दिखाया, उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन या जो उनके बीच में जो अंतर है, उनको बताने वालों में टोलमेन और बंडूरा दोनों आते हैं। टोलमेन का जो सिद्धांत है वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद कहलाता है, और टोलमेन का जो सिद्धांत है वो लक्ष्य अधिगम भी कहलाता है। दूसरी बात आती है बंडूरा। बंडूरा भी एक नव व्यवहारवादी है और बंडूरा को संज्ञानवादी भी माना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा का यह मानना था कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, और जब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं तो इसमें दूसरे जो व्यवहार करते हैं और उन व्यवहारों का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसको उन्होंने नाम दे दिया वाइकेरियस लर्निंग या वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक या प्रतिनियुक्त अधिगम। इसका मतलब है कि जैसे किसी मॉडल को मैंने देखा कि उसने ऐसा किया और उसको इसका ये परिणाम मिला, अगर उसने ऐसा किया और उसके साथ ऐसा हुआ, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, यानी करे कोई और सीखे कोई, है ना। तो ये चीज जो है वो वाइकेरियस लर्निंग कहलाती है। बंडूरा का ये मानना था कि जब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, तब दूसरों को देखकर सीखने की प्रक्रिया में कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो एसओआर में ओ का काम करती हैं, और वो जो मध्यस्थ प्रक्रियाएं या जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं वो 4 चरणों में होती हैं। पहला जो है वो है अवधान, अटेंशन। अवधान का मतलब है कि जिसको देखकर हमें सीखना है उसके ऊपर पहले हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है, पूरा का पूरा अटेंशन, पूरा का पूरा ध्यान होता है,
उसके बाद जो व्यवहार हमने दूसरों का देखा उसको हम रिटेंशन करते हैं, यानी हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्मृति में हम उसको धारण करते हैं। उसके बाद तीसरा स्तर आता है रिप्रोडक्शन, यानी उसको हम अपने व्यवहार में प्रकट करने की कोशिश करते हैं। और फिर चौथा आता है अभिप्रेरणा, यानी अब उसका परिणाम क्या आया, अगर वो परिणाम सकारात्मक आया तो हम उसको सीख जाएंगे, अगर नकारात्मक आया तो हम उसको भूल जाएंगे, उस व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। एक चरण में आप इसको समझिए कि आप एक मूवी देखने गए और उस मूवी के अंदर आपने किसी एक्टर के डायलॉग को बहुत ध्यान से सुना, तो पहला चरण हो गया अवधान। फिर आपने उसको याद किया कि ये डायलॉग बोला गया, वो हो गया स्मृति में धारण करना, रिटेंशन, धारण। फिर आपने घर आकर वो डायलॉग बोला, तो तीसरा हो गया रिप्रोडक्शन, यानी उसकी पुनः उत्पादन, उसकी अभिव्यक्ति करना, उसको एक्ट करना। और चौथा हो गया कि उसका रिजल्ट क्या आया। अगर पापा जी ने आपकी शाबाशी दी, अरे वाह बेटा क्या डायलॉग बोला है, तो पॉजिटिव आपको पुनर्बलन मिल गया, तो आप उसको 2 डायलॉग और बोलेंगे। लेकिन अगर वहां पे पिताजी ने गाल पे हाथ छाप दिया तो समझ जाएंगे कि वहां पे आपको दंड मिला है, तो आप उसको दोहराएंगे नहीं। और इसी चीज को बताने के लिए बंडूरा ने एक बहुत फेमस बोबोडोल प्रयोग किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब कोई मॉडल हिंसात्मक व्यवहार किसी खिलौने के साथ करती है और बच्चे जब उस क्लिप को देखते हैं, तो जिन मॉडल ने आक्रामक व्यवहार किया, जिनको पुनर्बलन मिला, यानी एक तो आक्रामक व्यवहार ऊपर से प्रशंसा मिली, तो उन्होंने उस व्यवहार को ज्यादा दिखाया, और जिन लोगों के आक्रामक व्यवहार के कारण उनको दंड मिला, उन्होंने आक्रामक व्यवहार कम दिखाया। यानी व्यवहार आक्रामक कर रहा मॉडल और सीख रहे हैं बच्चे, इसी को वाइकेरियस लर्निंग या वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। अधिगम के सिद्धांतों में, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों में 2 सिद्धांत आते हैं, जिसमें सूज का सिद्धांत दिया था कॉलर ने चिंपांजियों पर प्रयोग करते हुए कहा था कि सीखना एक प्रकार का समस्या समाधान है, और सीखने के दौरान प्राणी अपने चारों तरफ के वातावरण का गहराई से प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन करता है और अपनी सूझ के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करता है। गेस्टाल्टवादियों में ही आपका एक नाम आता है कुर्ट लेविन, या कर्ट लेविन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग आवश्यकता तनाव सिद्धांत भी कहते हैं और जीवन क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। लेविन का यह मानना था कि हमारा जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, ये वो वातावरण होता है जिसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण में होते हैं, तो जो मनोवैज्ञानिक वातावरण के बाहर का क्षेत्र होता है वो फॉरेन हल कहलाता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंदर हर चीज हमें प्रभावित करती है। जब हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हमारी कोई आवश्यकता, वो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करेगी, उस तनाव को कम करने के लिए हम अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण में उस चीज को पाने की कोशिश करेंगे। जब वो चीज हमें नहीं मिलेगी, तब हम अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण में कुछ उलटफेर करेंगे, कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे, और इस प्रकार हम सीखते हैं। यानी उनका यह मानना था कि जो सीखना है वो एक व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का फलन होता है, जिसको मैंने डायग्राम ऐसे बताया है, B = FOPE। लेविन का यह सिद्धांत तलरूप सिद्धांत, वेक्टरकर्षण सिद्धांत, पुष्पुल सिद्धांत, कई नामों से जाना जाता है। इसके बाद अगली कैटेगरी में हमने सिद्धांत ली है मानवतावादी। मानवतावादी सिद्धांतों में 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण है। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत, जिसके अनुसार नीचे से लेकर ऊपर तक की आवश्यकताएं एक पदानुक्रम में होती हैं। जब एक स्तर की आवश्यकता की तुलनात्मक संतुष्टि हो जाती है, तब दूसरे स्तर की आवश्यकता जन्म लेती है। सबसे नीचे उन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को रखा, जहां भोजन, पानी, नींद, विश्राम आदि चीजें आ जाती हैं। दूसरे स्तर पर उन्होंने शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता को रखा। तीसरे स्तर पर उन्होंने आपसी प्रेम, सहयोग आदि की आवश्यकता को रखा। चौथे स्तर पर उन्होंने आत्मसम्मान की आवश्यकता को रखा। 5वें स्तर पर उन्होंने आत्मसिद्धि को रखा। आत्मसिद्धि का मतलब है एक व्यक्ति वही बने जो वो बनना चाहता है। यह पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत में 5 आवश्यकताएं, बाद में उन्होंने बदलकर 8 कर दी। मैस्लो का मेन मुद्दा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा को महत्व देते हैं। वो कहते हैं आवश्यकता अभिप्रेरणा का काम करती है, और हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को आत्मसिद्धि की ओर लेकर जाए, यानी बच्चा वही करे जो वो करना चाहता है। इसी से मिलती जुलती बात जो है वो रोजर्स कहते हैं। रोजर्स ने अपने आत्म सिद्धांत में आत्म के 2 भाग बताए हैं। एक आदर्श आत्म होता है जो हम बनना चाहते हैं, और एक वास्तविक आत्म है जो हम आज के दिन हैं।
रोजर्स ने अपने सिद्धांत में सकारात्मक आदर की बात की है। रोजर्स का यह मानना था कि जब हमें दूसरों से सकारात्मक आदर मिलता है तो यह आदर दो प्रकार से मिलता है, शर्तहीन और शर्तयुक्त। जब यह आदर हमें शर्तहीन मिलता है तब हम अपनी फ्री विल यानी हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हम वो बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं और हमारे वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन जब हमें दूसरों से सकारात्मक आदर शर्त युक्त मिलता है तब हम वो बन जाते हैं जो दूसरे हमें बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार रोजर्स ने अपने सीखने में या अपने सीखने के सिद्धांत में सकारात्मक आदर, आदर्श आत्म, वास्तविक आत्म, अनुभवजन्य अधिगम की बात की। यानी वो ये कहते हैं कि एक जो किताबी ज्ञान होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो हम अपने अनुभवों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांतों में पियाजे का सिद्धांत आता है। पियाजे का सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक निर्मितिवाद या रेडिकल निर्मितिवाद भी कहलाता है, जिसके अनुसार पियाजे कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, अपने स्वयं के अनुभवों के द्वारा करते हैं और उसमें अनुकूलन, स्कीमा, इन सब के ऊपर मैं मानसिक विकास में भी चर्चा कर चुका हूं, उनके बारे में बात की। दूसरी तरफ वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितिवाद की बात की, जिसके अनुसार सीखने में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीखने में जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, रेसिप्रोकल टीचिंग आदि का उन्होंने प्रभाव बताया था। इन सब के ऊपर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके ऊपर मानसिक विकास वाले एपिसोड में बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं कि सीखने का जो स्थानांतरण है वो क्या है। सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो मोटे तौर पर तीन प्रकार का होता है। सकारात्मक, जब सीखने की एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़े तो वो सकारात्मक स्थानांतरण है। अगर एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति पर बाधा डाले तो ये नकारात्मक है। और यदि एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति के अधिगम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े तो ये शून्य स्थानांतरण है। इसके अलावा स्थानांतरण के कुछ और प्रकार भी बताए गए हैं। जैसे एक प्रकार होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज। जैसे 9वीं क्लास का बच्चा गणित पढ़ रहा है, 9वीं क्लास का बच्चा विज्ञान पढ़ रहा है, 9वीं की गणित का 9वीं की विज्ञान में जो स्थानांतरण हो रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। या जैसे 9वीं क्लास का बच्चा हिंदी की व्याकरण पढ़ रहा है, 9वीं क्लास का बच्चा संस्कृत की व्याकरण पढ़ रहा है, जब एक विषय का दूसरे विषय में वो भी समान स्तर पर जब स्थानांतरण होता है तो क्षैतिज है। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्तर पर आपने कुछ सीखा और उससे उच्च स्तर पर जब आप जा रहे हो तब जो स्थानांतरण हो रहा है वो ऊर्ध्वाधर है। इसके अलावा दो प्रकार का स्थानांतरण और होता है। एक होता है एक पार्श्वीय। एक पार्श्वीय का मतलब होता है यूनिलेटरल। जैसे मैंने शरीर के, जैसे मेरा ये हाथ है, मैंने इस हाथ को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण दिया, जब यही प्रशिक्षण इस हाथ के दूसरे किसी परिस्थिति में काम आए तो ये यूनिलेटरल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी योगा करता है और वो कुछ समय तक अपनी सांस को रोके रखता है। अब वो किसी ऐसी जगह गया जहां पे कोई भयंकर बदबू वाली हवा आ रही थी और उसने अपनी सांस को कुछ देर तक रोक के रखा ताकि वह उस जगह से दूर जा सके। तो जो फेफड़ों को पहले प्रशिक्षण दिया था वो प्रशिक्षण अब यहां काम आ रहा है। ये यूनिलेटरल या एक पक्षीय स्थानांतरण है। बाइलेटरल स्थानांतरण या द्विपार्श्वीय स्थानांतरण या द्विपक्षीय स्थानांतरण उसको कहते हैं जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण शरीर के दूसरे अंग में काम आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस हाथ से बचपन से लिखता आ रहा हूं लेकिन इस हाथ से मैंने आज तक नहीं लिखा, अब मैं अगर इस हाथ से भी कुछ लिख सकूं तो ये द्विपार्श्वीय होता है। जैसे अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि एक आदमी जो है वो राइट हैंड से बल्लेबाजी कर रहा है, अब उसके राइट हैंड में चोट लग गई तो अब वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहा है, तो ये द्विपार्श्वीय स्थानांतरण का उदाहरण होता है। स्थानांतरण का सिद्धांत कुछ दिए हैं मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। स्थानांतरण के सिद्धांतों में मोटे मोटे सिद्धांतों में सबसे पहला आ जाता है प्राचीन मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, जो ये कहता है कि जो हमारी मानसिक शक्तियां जैसे हमारी बुद्धि है, हमारी स्मृति है, हमारा चिंतन है, तो जो हमारी मानसिक योग्यताएं एक परिस्थिति में काम आ रही है वही मानसिक योग्यताएं दूसरी परिस्थिति में भी काम आती हैं। दूसरे सिद्धांत इसमें थॉर्नडाइक का है जो ये कहता है कि स्थानांतरण इस वजह से होता है क्योंकि दो परिस्थितियों में समानता होती है। अगर जैसे आप साइकिल चलाना आपको आता है और आप स्कूटी चलाने जा रहे हो तो साइकिल और स्कूटी में काफी चीजों की समानता है। आपको रोटी बनानी आती है तो आप पापड़ बहुत आराम से बना सकते हैं क्योंकि दोनों में काफी हद तक समानता है। तो थॉर्नडाइक का मानना है कि दो परिस्थितियों में जितनी ज्यादा समानता होगी स्थानांतरण उतना ही ज्यादा होता है। जड का जो सिद्धांत है वो सामान्यीकरण का सिद्धांत है। जड ये कहते हैं कि
प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हम सामान्यीकरण के द्वारा सीख लेते हैं और बाद में उन्हीं नियमों का स्थानांतरण हो जाता है किसी अन्य परिस्थिति में। जैसे आपने कोई नियम बना लिया, जैसे व्याकरण पढ़ते पढ़ते आपने संधि का कोई नियम ढूंढ लिया, अब उसी नियम का आप दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं, तो वो सामान्यीकरण का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत इसमें आता है स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो प्रकार बताए थे, जी कारक और एस कारक। तो स्पीयरमैन का यह मानना था कि जो स्थानांतरण का मेन कारण है वो जी कारक है, न कि एस कारक। और एक सिद्धांत इसमें बागले का आता है जो आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत है। बागले कहते हैं कि सीखने की परिस्थिति में, हर परिस्थिति में कुछ ऐसे आदर्श होते हैं, कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, हम उन आदर्शों और मूल्यों को सीख लेते हैं, दूसरी परिस्थिति में उन्हीं आदर्शों और मूल्यों का प्रयोग कर देते हैं। इसमें गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी आता है, पक्षांतरण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि जब हम स्थानांतरण करते हैं तो स्थानांतरण किसी उद्दीपक का न करके दो घटनाओं के बीच में जो संबंध होता है उसका स्थानांतरण होता है, परिस्थितियों के मध्य जो संबंध होता है उसका स्थानांतरण होता है। और इसका प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक हल्के रंग की और एक गहरे रंग की दो अलग अलग डिस्क रखी और उनके ऊपर चोंच मारना उनको सिखाया गया। जब ये प्रयोग होने के बाद एक गहरी और एक उससे ज्यादा गहरी दो डिस्क ली गई, तो उन्होंने, कॉलर ने यह प्रयोग किया था, उन्होंने देखा कि उन्होंने संबंध देखा कि इन दोनों में से ज्यादा गहरी कौन सी है। तो जो ज्यादा गहरी है, इसका मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई डिस्क है छोटी और एक कोई डिस्क है बड़ी। अब मान लीजिए आपने किसी चिंपांजी को इसके ऊपर खाना देना सिखाया कि इसके ऊपर जब वो चोंच मारेगा तो उसको खाना मिलेगा। अब आपने एक इससे बड़ी डिस्क ले ली, तो अगर हम एसआर सिद्धांतों की बात करें तो इन दोनों के बीच में भी इसी पर चोंच मारनी चाहिए क्योंकि इसी की ट्रेनिंग दी थी। लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने देखा कि इन दोनों में से ये बड़ी है, इन दोनों में से ये बड़ी है, तो जो चूजा था उसने इसके ऊपर चोंच मारना उचित समझा, यानी उन्होंने दो परिस्थितियों के बीच में जो बड़े होने का जो संबंध है उसका स्थानांतरण किया। तो ये अधिगम के सिद्धांतों की, अधिगम की परिभाषाओं की, अधिगम के बारे में मेरा संक्षिप्त में और कम से कम समय लेते हुए रिवीजन किया। उम्मीद करता हूं कि ये आपके बहुत काम आएगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक का स्वागत है। धन्यवाद।